नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। ये सब्जेक्टिव बुक है जिसमें हमारा अभी चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। और इसमें अभी हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। एक्सरसाइज 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको एक लाइन से दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया गया है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो अभी पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। 240 से लेकर 280 तक रहा। तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था, याद रखिएगा, यानी 290 के आसपास, 280 के आसपास इस टाइप में हुआ था गुप्त साम्राज्य का उदय। और ये किस जगह पे हुआ था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी में श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। श्रीगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, उसके उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए, जो 280 से लेकर 320 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम, वह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की, मतलब पहला गुप्त शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य अलग था, वो मौर्य वंश वाला था। ये चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईस्वी के बीच में आया। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया हुआ था। 319 के आसपास आया। इसका मतलब जो गुप्त संवत है, अगर अभी से उसका परिप्रेक्ष्य देखें तो जैसे 2022 चल रहा तो इसमें आप 319 जोड़ दो, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा गुप्त संवत के अकॉर्डिंग। पर ये उतना न्यूज़ में है नहीं, उतना चलता नहीं है आजकल। गुप्त संवत मतलब अभी चलता है शक संवत, विक्रम संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो यूज़ करते हैं, तो ये सब। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजय के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परमभागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त है इसे ही कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले पढ़े जैन का चला गया, बौद्ध में चला गया, लेकिन समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था, विष्णु का। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर उसे वीणा वादक करते हुए दिखाया जाना लगाया गया है। मतलब सिक्का पे वो वीणा बजाते हुए फोटो दिखाया गया। किसका? तो वो समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति कह लो या प्रयाग प्रशस्ति। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान कहाँ से आया था? चीन से आया था। और किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्का भी चलाया था। जब शकों पर वो विजय पाया था उसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का भी चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण किया था। इससे पहले जैसे ये शक को, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो शक को हराया था, शकों पर विजय पाया था, तो वैसा ही एक शासक था उज्जैन का शासक, वो भी जब शकों को हराया था तो उसने भी विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। साव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। साव जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था, एजुकेशन का, स्टडी का प्रमुख केंद्र था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवरत्न किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और ये जो अनुश्रुति है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला। महाकवि इसमें कालिदास, संभवतः
इसमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त धन्वंतरी, अक्षापनक, फलित ज्योतिष के विद्वान थे ये। अक्षानक, अमर सिंह ये कोशकार थे। शंकु वस्तुकार, वेताल भट्ट घटक पर्ण, बारह मिहिर ये खगोल वैज्ञानिक थे। बारह मिहिर, वररुचि जैसे विद्वान जो नवरत्न थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतालंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रखंड पंडित और एक कवि भी था। वीरसेन ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त उसी का नाम था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ, जो कि 415 से लेकर 454 तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जो कि 455 से लेकर 67 तक रहा। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने परंदत को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने परंदत को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुन जो था वो आक्रमण करना शुरू कर दिया था। और अंतिम जो गुप्त शासक था वो था विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश था, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत था, जिसका शासक उपड़िक कहलाता था। उपड़िक जो होता था वो प्रांत का शासक था, और देश के लिए जो था वो गोपना कहलाता था। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसका प्रमुख विषयपति होता था। विषयपति। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। दंडपाशिक, कई बार ये प्रश्न आया है दंडपाशिक। तो ये गुप्त टाइम में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। महतर। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। पेट। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम जो बिस्टी होता है, राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी कहा जाता था। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला एक कर माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर जो भूमि को बांटा गया था वो कई भागों में था। जो क्षेत्र होता था वो कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु ये वास करने के लिए, रहने के लिए, चारागाह पशुओं के चारा योग्य, सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं था उसे सील कहा जाता था, अपड़हत ऐसी भूमि जो जंगली होता था उसे अपड़हत कहता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग होता था सिंचाई के लिए। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन। अब आगे गुप्त काल में जो मंदिर था इम्पोर्टेंट, विष्णु मंदिर ये तिंगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में था। विष्णु मंदिर। शिव मंदिर भूमड़ा नागोदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दशावतार मंदिर ईंट से बना गया था, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट सारा है पर यह प्रश्न कई बार आया है। भूतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है लक्ष्मण मंदिर ईंट द्वारा निर्मित। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया था। जो गुप्त टाइम में जो स्वर्ण मुद्रा बना था उसको दिनार कहा गया अभिलेखों के अकॉर्डिंग। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक संख्या में चांदी का सिक्का जारी किया था, जो केवल स्थानीय लेन देन के लिए चलता था। और इससे पहले कनिष्क के टाइम में जो गोल्ड का सिक्का था वो सबसे प्योर था, मतलब गुप्त टाइम से भी प्योर था कनिष्क के टाइम का। ये पढ़े हुए थे इससे पहले। काय स्थलों का सर्वप्रथम वर्णन
याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलता है। जाति के रूप में काय स्थलों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। ओशनम स्मृति में विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। सवर जाति के जो लोग थे उस टाइम में विंध्य के जंगल में वो देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है वो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता था, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उनकी मृत्यु के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। कुट्टनी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। जो गरुड़ पक्षी है वो गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जो ललितपुर में है, जहाँ पे दशावतार मंदिर मिला मध्य प्रदेश में, वहीं पे है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता का निर्माण कुल जिसमें 29 गुफाएं हैं, वर्तमान में उसमें 6 ही शेष है। इस गुफा में 16 नंबर और 17 नंबर जो गुफा है वो गुप्तकालीन ही है। इस गुफा की संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। तो अजंता का जो गुफा है इसमें कुल कितना है? 29 है। 29 गुफा संख्या उसमें 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध का जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र इसमें उद्दृष्ट किया गया, बनाया गया है। तो ये गुप्त संख्या का जो गुफा नंबर 17 है इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में किया गया है। अजंता की गुफाएं बुद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश में है नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा आता है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रशान और अपृच्छाकारित्व। मतलब 5 पार्ट कौन कौन सा है? मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपृच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। उसके सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताएं। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा किया, जिसने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो ये आर्यभट्ट ने बताया था गुप्त टाइम में ही। आगे यहाँ पे जाए बारहमिहिर के बारे में। बारहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता के नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास एवं भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग का महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था। ब्रह्मगुप्त उस युग का जो महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ था, उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व ही कल्पना की थी कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही अपनी वस्तु, मतलब उसको एक पावर है कि वो अपने तरफ वो आकर्षित करती है। जो ब्रह्मगुप्त ने कहा था, ये बीपीएससी में या कई बार ये एग्जाम, अच्छे एग्जाम में, रेलवे में भी आता है ये प्रश्न, ठीक ना। तो वहाँ पे न्यूटन ऑप्शन में रहेगा, फिर भी ब्रह्मगुप्त आपको टिक करना होगा। गुप्त काल में पलकानव ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा था। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियाँ दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराणों की वर्तमान जो रचना है वो किसके टाइम में हुआ था? गुप्त काल में। इसे ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय लैंग्वेज था, शासकीय भाषा था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयका कहा जाता था। रुपयका। यज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। गांव जो था वो दान में दिया था। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल में है। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या की प्रेम वर्णित है।
प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है। द्वितीय भारत रचना है ये, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ है। ऐसी प्रथम रचना है भगवत गीता, मतलब भगवत गीता ऐसा पहला रचना है जिसका यूरोपीय भाषा इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ है, जिसका किसने किया? विल्किंसन ने किया था। विल्किंसन ने किया था इसका अंग्रेजी अनुवाद। आगे, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक, ऐसा नहीं तो उस टाइम स्वर्ण काफ़ी अधिक था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नोट में है कि नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आगे जो एक्सरसाइज है वाकाटक राजवंश, तो इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और एक और मतलब 22 और 23 एक्सरसाइज अगले वीडियो में कंप्लीट होगा। तो मेरे पास सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।